हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शुभ पांडे एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। फिर से ये जीके की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग क्लास ले चुके हैं, पहला वाला, ये दूसरा वाला है। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लासेस रिकॉर्ड किया था जिसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। ऑनलाइन आप लिख लिए होंगे। ये दूसरी क्लास है। चलिए बिना लेट किए क्लास को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट करके बताइए किसकी क्लास चाहते हैं, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि विच इज़ कॉल्ड वेदास वेद। किसको वेदों का वेद कहा गया है? आपके सामने ऑप्शंस है उपनिषद, ऋग्वेद, पुराण और स्मृति। चलिए फटाफट बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करिए, लाइव चैट में। क्लासेस कोशिश करता हूँ शाम को ही रहेंगी, ठीक है। तो आइए बताते हैं इसका ऑप्शन आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा पुराण। पुराण इसका सही आंसर है। वेदों के वेद जो होता है इसे पुराण को कहा जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पुराणों की संख्या जो है ये लगभग 18 है। इसमें लगभग क्या 18 है ही। उपनिषद के बारे में अगर देख लिया जाए तो उपनिषद जो है हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं टोटल। 18 पुराण है। ऋग्वेद 4 वेद पाए जाते हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद माना जाता है, सबसे फर्स्ट वेद जो वेद था ये ऋग्वेद है। अब पुराण बता दिया आपको, 28 पाए जाते हैं। इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा उगस्त्रवा ने किया हुआ था। और स्मृति को अगर देखा जाए तो 36 स्मृति पाए जाते हैं हमारे यहाँ टोटल, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। 18 पुराण है। इसकी रचना जो है महर्षि ऋषि और उगस्त्रवा ने किया हुआ था। स्मृति जो है 36 है। उपनिषद 108 है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पहला वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच रिवर इज नोन एज अस्किनी इन द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में कौन सी ऐसी नदी थी जिसको अस्किनी के नाम से जानते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन इस प्रकार से हैं: चिनाब, वितस्तता, ब्यास या फिर सतलज। पहले समय में इन लोगों का दूसरा दूसरा नाम होता था। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। आइए देख लीजिए क्या होता है। चिनाब इसका सही आंसर हो जाएगा। चिनाब को अस्किनी नाम से जानते थे। वितस्तता जो है ये झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी। ब्यास जो है इसको पहले बिपाशा के नाम से जाना जाता था, बिपाशा बसु जो है उन्हीं के नाम से। और सतलज जो है, सतलज को शत्रुदी के नाम से जाना जाता था, शत्रुदी, ठीक है। तो चिनाब अस्किनी, वितस्ता के नाम से झेलम नदी को माना जाता था, ब्यास को बिपाशा नाम से जाना जाता था, और सतलज को जो है शत्रुदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु प्रिपेयर्ड 7th 5-year प्लान। अक्सर क्वेश्चन इसमें से उठाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 7th ईयर प्लान, 7वां प्लान कमीशन किसने किया था? पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो 7वीं पंचवर्षीय किसके नाम पे थी? पहला है हेराल्ड डोमर, दूसरा है पीसी महालनोबिस, तीसरा है डॉक्टर चक्रवर्ती और चौथा है स्वामीनाथन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लाइव करके बताइए कितना हो, क्या होगा। चलिए देखिए, हेराल्ड डोमर मॉडल ये सबसे पहला जो फर्स्ट चलाया गया था, पहला पंचवर्षीय योजना जो चला था 1951 से 1956 तक चला हुआ था, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे था। पीसी महालनोबिस दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर के 61 तक चला हुआ था, ये दूसरा था, वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था। स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, स्वामीनाथन ये वो थे। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर चक्रवर्ती। 7वां प्लानो कमीशन जो था इसके जो तैयार किए हुए थे ये डॉक्टर चक्रवर्ती थे, ठीक है, क्लियर है। हेराल्ड डोमर फर्स्ट वाला पंचवर्षीय योजना, दूसरा पीसी महालनोबिस, स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और जो है डॉक्टर चक्रवर्ती ये 7th प्लान कमीशन के प्रिपेयर करने वाले थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इन विच 5-year प्लान बैंक वन नेशनलाइज। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें आपके ऑप्शंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फटाफट से बताइए। चलिए देख लीजिए। फर्स्ट वाला जो था अभी अभी आपको बताया 1951 से 56 तक चला हुआ था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसमें एग्रीकल्चर को जोड़ दिया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा करना। सेकंड जो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था,
इसको इंडस्ट्री को डेवलप करना था, इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ाना था। थर्ड वाला जो था, थर्ड वाला 1956 से लेकर के 1961 से 1966 तक था थर्ड वाला। इसमें इंडस्ट्री और कृषि दोनों को दिया गया था। इसमें सूखा भी पड़ा था लास्ट में, जिसके कारण फेल हो गया था, तो इसे असफल पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है तीसरे को। और चौथी ऐसी जो थी, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आंसर फोर्थ नंबर सही हो जाएगा हमारा। चौथा आंसर बिल्कुल सही है, जो कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको। फर्स्ट पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला हुआ था, जो कि हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि को रखा गया था। सेकेंड वाला जो था ये 56 से लेकर के 61 तक चला हुआ था। इसका दो उद्देश्य इंडस्ट्री था और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरा जो था, जिसमें एग्रीकल्चर और कृषि उद्देश्य रखा गया था, और ये एक असफल पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 61 से लेकर के 66 तक चला हुआ था। और फोर्थ जो था, ये 66 से 69 तक एक एक वर्ष ही चला था। फिर 66 से लेकर के 71 तक चला हुआ था। ये चौथा पंचवर्षीय, जिसमें कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है कि विच स्टार इज नोन एज ब्राइटेस्ट स्टार। किसको चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से हैं: वेनस, मार्स, जुपिटर और यूरेनस। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बहुत इजी सवाल है, अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। मैं सारे उन्हीं क्वेश्चन को रखा हूँ जो कि एग्जाम में जैसे बनते हैं उस आधार पे। अब आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा वेनस। वेनस को ब्राइटेस्ट स्टार, वेनस को डॉन स्टार, वेनस को ही इवनिंग स्टार, और इसको अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। तो चार नाम मैंने बताए आपको। पहला, इसका जो आंसर है ब्राइटेस्ट स्टार हो जाएगा। तो भाई सबसे ब्राइटेस्ट स्टार वेनस को कहा जाता है। डाउन स्टार, डॉन स्टार कहते हैं भोर का तारा, ये वेनस को ही कहा जाता है। इवनिंग स्टार, शाम का तारा, भी वेनस को ही कहा जाता है। और पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है, इसे वेनस को ही कहा जाता है। मार्स, मार्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सबसे पहले तो इसका रंग जो होता है लाल होता है। मार्स मिशन अभी भेजा भी गया था हमारे यहाँ से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मार्स के दो सैटेलाइट हैं, दो उपग्रह हैं, जिनका नाम आपको याद होना जाना चाहिए: फोबस और डोमस। फोबस और डीमोस। फोबोस और डीमोस जो है, इसके दो जो है सैटेलाइट हैं, याद कर लीजिए। जुपिटर सबसे बड़ा, सबसे बिग प्लेनेट में माना जाता है जुपिटर को। यूरेनस, इसका कलर जो होता है ये ग्रीन होता है। ग्रहों को कलर याद करने का भी एक ट्रिक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो याद हो गया। वेनस को चार नाम, मार्स को लाल, फोबोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं, जुपिटर सबसे बड़ा माना जाता है, और यूरेनस जो है ये ग्रीन सैटेलाइट है, अरे ग्रीन प्लैनेट, सॉरी। अगला है इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री पे होता है? ये आपके ऑप्शन है: 0 डिग्री, 180 डिग्री, 23.5 साउथ एंड 26, सॉरी कहाँ चले गए भाई, ये रहा। इंटरनेशनल डेट लाइन कितना होता है? कमेंट बॉक्स में करके फटाक से बताइए इसको। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से वीडियो ख़त्म हो जाए पूरा, क्योंकि ये वन लाइनर है, याद करने के और कुछ तो है नहीं। वन लाइन लिख करके वीडियो को रोक लिया करिए, उस पर पूरे क्वेश्चन लिखते चलिए। चलिए, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहा जाता है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 23.5, 23। तो देखिए 23 डिग्री साउथ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, नॉर्थ को कहा जाता है 20.5 नॉर्थ को कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन को कहा जाता है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन का नाम से जानते हैं। 23 डिग्री साउथ को क्या आया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 20 डिग्री हाफ को, 23 डिग्री हाफ को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपका है कि एफआर यानी फंडामेंटल राइट इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से क्वेश्चन लिया गया है। पहला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिर फोर्थ। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है या संविधान के किस पार्ट में लिखा गया है, ये देख लीजिए। कल मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराया हुआ था। पहला जो है
फर्स्ट पार्ट जो कि 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक रिटर्न किया गया है, ये किस पे है, बॉर्डर, स्टेट और उसके बॉर्डर पे जो है निर्धारित किया गया है। दूसरा जो है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक, ये क्या है, कल ही अभी मैं बताया हूँ, ये सिटीजनशिप पे है ना, नागरिकता पे कहा गया है। आर्टिकल नंबर 3 जो है 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट को बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट को बताया गया है। और ये 4th है, ये किसको डिनोट करता है, ये डीपीएसपी को डिनोट करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक बताया गया है। ठीक है, तो पहला वाला 1 से लेकर 4 तक स्टेट एंड बॉर्डर यूनिट टेरिटरी के बारे में बताया है। सेकंड नंबर 5 से लेकर के 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया है। थर्ड वाला 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को बताया, जो कि आंसर नंबर इसका सही है। और फोर्थ वाला जो है ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राजकुमारी अमृत कौर। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए चार ऑप्शन जो आपके सामने हैं, एक एक करके बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जॉन मथाई सबसे पहले रेलवे मिनिस्ट्री जो थी, आज जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसके बाद में पहला जो मिनिस्ट्री दिया गया था जॉन मथाई को दिया गया था, ये रेलवे मिनिस्ट्री थे। जगजीवन राम, इनको लेबर मिनिस्ट्री दिया गया था, श्रम मंत्रालय इनके हाथ में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको जो था ये इंडस्ट्री एंड फुलफिल मिनिस्टर थे, औद्योगिक और पूर्ति जो मंत्रालय थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया गया था। और आपका आंसर जो है राजकुमारी अमृत कौर सही हो जाएगा, ये हेल्थ मिनिस्ट्री थी इनके पास में। ठीक है, जॉन मथाई रेलवे मिनिस्ट्री थे, जगजीवन राम लेबर मिनिस्ट्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके पास में औद्योगिक और पूर्ति मंत्रालय थे, राजकुमारी अमृत कौर के पास में हेल्थ मिनिस्ट्री थी। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें है कौन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी? विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम पूछता है। ऑप्शन है रेटिनॉल, स्कारबिक एसिड, टोकोफेरॉल और थाइमिन। चलिए फटाफट बताइए तो। सॉरी, तो देखिए रेटिनॉल विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नाम है उसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होती है, ये भी आपको पता होगा। तो रतौंधी होती है और इसका जो केमिकल नेम है क्या है, रेटिनॉल है। स्कारबिक एसिड विटामिन सी का है, सॉरी विटामिन सी, स्कारबिक एसिड का केमिकल सी का केमिकल नेम स्कारबिक एसिड है। विटामिन सी के जो होने वाला रोग है वो स्कर्बी है। अगला टोकोफेरॉल, ये किसका है, ये आपका जो है ई का है ना। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। ठीक, और थाइमिन जो है ये सही हो जाएगा आंसर। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है ये थाइमिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कैपिटल करेंसी दिया गया है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा का राजधानी क्या है? कैपिटल करेंसी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ ये चीज़ रिटर्न करके इसी में क्वेश्चन के बाद में अगर दूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है ओटावा, कंपाला, मॉस्को और टोक्यो। चलिए बताइए फटाक से, आगे बढ़ें तब हम लोग देखते भाई। ओटावा जो है यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ओटावा जो कि कनाडा की कैपिटल है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है, कैनेडियन डॉलर। ठीक है, कंपाला, कंपाला देख लीजिए, युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, यहाँ पे करेंसी जो है वो सीलिंग चलती है। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला है और यहाँ पे सीलिंग चलती है। अगला है मॉस्को, ये पता होगा आपको, रूस की राजधानी जो है मॉस्को है और यहाँ पे रूबल करेंसी चलती है। ठीक है, रूबल। टोक्यो किसका है भाई, जापान का है, जापान का टोक्यो है, करेंसी यहाँ पे येन चलती है। एक बार फिर से मैं बता दूं, कनाडा ओटावा डॉलर,
युगांडा का कंपाला है, वहाँ पे सीलिंग करेंसी चलती है। रूस का है राजधानी मॉस्को है, वहाँ पे रूबल चलती है। जापान का टोक्यो राजधानी है, वो येन यहाँ पे करेंसी चलती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए आज तक। सारे क्वेश्चन हो गए आपको, लगभग 40 क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए हैं। कैसा लगा आप लोग लाइक करके बताइए, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।